रवि किशन जी, विशाल दादा पाटिल जी, कातिर आनंद जी, विजय कुमार दुबे जी, के सुरेश जी, जगदम्बिका पाल जी। ये चर्चा के शुरुआत तो ऐसा लग रहा था कि 5-6 लोग बोलेंगे और 1 घंटे के अंदर ही चर्चा खत्म हो सकता है, पर अभी जिस तरह से ये चर्चा हुई है 2.5 घंटे में, for 2.5 hours we have been continuously discussing and 25 speakers have spoken on this bill with a great passion, with great involvement, because that is the kind of passion civil aviation is invoking today in India, in the parliament and also in general with the citizens also. And ये काफी स्वाभाविक है इस तरह सा उत्साह अभी सिविल एविएशन में सबकी तरफ से देखना, और ये आसान बात नहीं है। मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं कि सिविल एविएशन की बढ़ोतरी और जिस तरह से हमारे हनुमान भाई ने बोला है कि आश्चर्यजनक उछाल जिसने लिया है, और ये उछाल ऐसे ही नहीं हुआ है, ये उछाल के पीछे एक विजन था। भारत में सिविल एविएशन के संबंध में एक विजन था और विजन को पूरा करने के लिए एक मिशन था, और वो मिशन को मुमकिन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन था। और इसी के वजह से आज जिस तरह से आज बढ़ोतरी हम देख रहे हैं वो सब हम हासिल कर पाए। फॉर 65 years almost, from independence to 2014, obviously there was civil aviation in the country, flights were going around and there were a lot of people still traveling through the air travel, but the numbers will say that till 2014 the total passenger traffic in the country was 10 crore 38 lakhs. 2014 तक 10 करोड़ 40 लाख तक टोटल पैसेंजर थे जो घूमते थे हवाई यात्रा में। एंड बाय 2024, 10 years डिफरेंस, फ्रॉम 10 crore 38 lakhs टू ऑलमोस्ट 22 crore 81 lakhs, डबल हो गया पूरा। तभी काफी लोग बोल रहे थे कि यहाँ बीज कभी डाल दिया गया था, सिविल एविएशन के बीज तो कभी डाल दिया गया था, पर अगर फल भी देखना है तो सिर्फ बीज डालने से नहीं होगा, उसका पानी भी हमें करना है, उसका देखभाल हमें करना है। जिस तरह से सीजन्स बदलते हैं, सीजन्स बदलते वक्त भी हमें वो पेड़ को देखना पड़ेगा कि किस तरह से, किस हालात से वो पेड़ गुजर रहा है, और ये काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिविल एविएशन के तहत किया, तभी इस तरह का ग्रोथ हम आज इस देश में देख पा रहे हैं। पैसेंजर की ग्रोथ डबल हुई, और जिस तरह से हमारे एयरपोर्ट्स थे, अगेन अप टू 2014 वी हैड 74 एयरपोर्ट्स इन द कंट्री, और आज 2024 में अगर हम देखेंगे 159 एयरपोर्ट्स, और मैं जब बोल रहा हूं 2 और एयरपोर्ट अभी खुलने के लिए तैयार है। हमें डेट प्रधानमंत्री जी का जैसी मिल जाए तो वो भी हम खोल देंगे और 159 को 161 भी कर देंगे। तो ये एयरपोर्ट्स की भी अगर संख्या देखेंगे तो पिछले 10 साल में वो भी डबल हो गए। एयरपोर्ट्स हैव डबल्ड इन द लास्ट 10 years, पैसेंजर्स ट्रैवलिंग थ्रू एयर हैव डबल्ड इन द लास्ट 10 years, and most importantly the number of aircrafts also, which was around 340 in 2014, now if you come to 2024 there are 840 aircrafts in the country. That is giving an indication of how much demand civil aviation is creating in the country also. Now with all this demand, I keep saying these numbers again and again because it is not an easy thing to do, the kind of growth we have seen in civil aviation in the country. You check with any other country, there are so many countries across the world, no other country has seen this kind of progress or this kind of growth. किसी और ने इतने सारे एयरपोर्ट्स कोई और देश बना नहीं पाया, कोई और देश में जिस तरह से ग्रोथ, पैसेंजर्स की ग्रोथ हुई है, कोई और देश दिखा नहीं पाया। ये सिर्फ भारत में हुआ है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण हो पाया। और पिछले 10 साल में मैं बता दूं, सिविल एविएशन के जो हालात थे वो उतने आसान हालात भी नहीं थे। सिविल एविएशन में देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन द कंट्री। टू स्टार्ट विथ, इन 2019 जेट एयरवेज जो इतने लंबे हद तक हमारे देश में चल रहा था और काफी प्रीमियम एयरलाइन था, लोगों से भी काफी जुड़ा हुआ एयरलाइन था और काफी सिटीज को कनेक्ट कर रहा था, जेट एयरवेज की बैंक्रप्सी हो गई, जेट एयरवेज वेंट आउट ऑफ पिक्चर। 2023 another airline, Go Air, that also went out of picture. Now within 10 years 2 major airlines having a great capacity and great aircraft fleet, they have gone out of functioning. And more importantly, in these 10 years itself, the biggest hit any industry can see, and especially civil aviation, which was COVID. COVID भी इसी 10 साल के अंदर ही हुआ है,
For 2 years, the whole flight travel industry, let it be air, rail, sea, everything, service industry, everything was just suddenly stopped, and it led to a lot of financial distress in all the overall economics of all the country also. Now, even with these challenges, I'm telling you that we have grown with a CAGR of more than 12% in the country, and this is the civil aviation growth that we are seeing today. And it is very important that the growth that we are seeing till today needs that continuous push, because as far as the government is there, as far as the ministry is there, this is just the beginning. The growth that you are seeing in the country is just the beginning. अभी तो ये शुरुआत है, अभी और भी काम हमें करने पड़ेंगे, और उसी केस में हम ये बिल भी आज लेके आए ताकि सिविल एविएशन को जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में आगे बढ़ाया, उसको वही स्पीड, वही मोमेंटम हम आगे भी बढ़ाते रहें। और ये सिविल एविएशन का आज जो बिल हम लेके आए, केप टाउन कन्वेंशन है इसका शॉर्ट फॉर्म, जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल जहां से हम लेके आ रहे हैं वो केप टाउन कन्वेंशन था। साउथ अफ्रीका केप टाउन में 2001 में ये एक मीटिंग वहां पे हुई, देश के दुनिया के सारे कंट्रीज वहां पे मौजूद थे, और उसका कारण ये था कि एयरक्राफ्ट का जो एयरलाइंस का जो एयरक्राफ्ट लेने का बिजनेस था वो मॉडल थोड़ा बदल रहा था। पहले तो ऐसा था एयरक्राफ्ट्स वो खुद ही परचेज कर रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने पैसे लगाकर खुद खरीद रहे थे, पर उससे कॉस्ट बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। द बर्डन ऑफ बाइंग प्लेन्स ऑन योर ओन एंड हैविंग देम इन योर इन्वेंटरी was putting a lot of pressure on the financials of the airlines. So one innovative model came out, which was the leasing model. कि एयरलाइंस बोल रहा है कि मैं खुद खरीदूंगा नहीं, कोई और खरीदेगा तो उसके पास मैं लीज ले लूंगा, और वो लीज लेने के लिए बीच में बैंकर भी रहता है या क्रेडिटर भी रहता है, तो पैसे कहीं से आ रहे हैं, प्लेन किसी और के पास है और चला किसी कोई और रहा है। और ये जो 3-4 स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे लीजिंग इसमें, वो सारे अलग अलग देशों में बैठे होते हैं, और हर देश का ऐसा ज्यूरिसडिक्शन रहता है, वहां के लीगल प्रोविजंस रहते हैं, वहां के अलग लॉस रहते हैं, और जब आप इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शंस ऐसे डील करते हो, कहीं सारे समस्या आते हैं कि ये लीजिंग इंडस्ट्रीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। और 2001 में इसी कारण के साथ उन्होंने सोचा कि आज सिविल एविएशन एक कोई देश का सब्जेक्ट नहीं है बट ग्लोबल सब्जेक्ट है, और ग्लोबली सिविल एविएशन को ग्रो करना है तो हमें कोई कॉमन ज्यूरिसडिक्शन लेके आना पड़ेगा जिसको सारे एग्री करें, तो सबके पास ये लीजिंग करने का एक मौका मिलेगा, सारे इंप्रूव करेंगे अपने अपने सिविल एविएशन अपने देश में। तो 2001 में ये जब केप टाउन कन्वेंशन आया, उसमें 3 अलग अलग प्रोटोकॉल भी बनाए थे। एक तो एयरक्राफ्ट का ही था, दूसरा स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में एक प्रोटोकॉल बनाया था, और तीसरा रेलवेज के बारे में भी बनाया था। पर हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो केप टाउन कन्वेंशन के एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल के संबंध में ही हम बात कर रहे हैं, और बिल में भी यही लिखा हुआ है कि जो ये आज विधेयक है, जो अधिनियम बनने वाला है, वो सिर्फ रिलेट करेगा एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल का ही जो केप टाउन कन्वेंशन से निकलता है। और इसका मूल कारण भी यही है कि लीजिंग इंडस्ट्री को हम बढ़ावा दें, लीजिंग इंडस्ट्री के जो इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है उससे हम एग्री करें। तो इसमें हमने देखा 2001 में तो हो गया था केप टाउन कन्वेंशन, पर इंडिया उस समय उसको एक्सीड नहीं किया, एग्री नहीं किया कि अभी हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 बिजनेस बढ़ रहा है, एविएशन भी बढ़ता जा रहा है। फिर कहीं से ये प्रेशर आया कि इस तरह का ये जो कन्वेंशन है वो भारत में भी लागू होना चाहिए। तो 2005 के बाद जैसे ये प्रेशर बढ़ता गया, 2007 में फिर उस समय के सरकार ने भी ये तय किया कि इसका थोड़ा सा हमें यहां पे भी लागू करना चाहिए, और उस समय लॉ मिनिस्ट्री के तहत उन्होंने एक ओपिनियन लिया कि इसको क्या करें। कन्वेंशन तो बना हुआ है केप टाउन में, तो इसको अगर हमें लागू करना है इधर तो किस तरह से इसका आगे बढ़ाएं। तो उस टाइम लॉ मिनिस्ट्री सजेस्टेड एट दैट टाइम that India can accede to this convention by giving a cabinet approval. This was in 2007. All the discussion happened. Cabinet approval was also given. By 2008, we have formed a declaration based on the convention and the protocol, and we have submitted it to the International Civil Aviation Organization, and we have become a signatory of the Cape Town Convention, but only by cabinet approval. Things were going again well. After 2008 cabinet approval, things were also going well. Aviation was still growing.
But then some challenges came in the industry. 2015 में लीजिंग बिजनेस भी चल रहा था, स्पाइस जेट के पास 2-3 लेसोर के प्लेन्स आए और स्पाइस जेट वापस पे नहीं कर पा रहा था उनको। तो फिर लेसोर्स ने उनको सोचा अगर ये पे नहीं कर पाएंगे तो हमें वापस लेना चाहिए प्लेन। तो उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट था, इडेरा एग्रीमेंट, जिससे कि 5 दिन में वो वापस प्लेन लेके जा सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन डी रजिस्ट्रेशन जो एयरक्राफ्ट का बिजनेस रहता है वो हमारे सरकार के अंदर जो डीजीसीए है वो करता है। तो लेसोर डीजीसीए के पास गया और उन्होंने बोला कि ये तो पैसे नहीं दे रहे तो हमें वापस लेना चाहिए, ये रहा एग्रीमेंट 5 दिन में मेरा। पर डीजीसीए उस समय बोलता है कि जो अभी जो लॉ है, कोई लॉ ऐसा नहीं है कि जो मेरे को प्रावधान देता है कि मैं आपको ये एग्रीमेंट के तहत डी रजिस्टर करूं। तो एक समस्या वहां पे उत्पन्न हुई। फिर उसके बाद हमने क्या किया, रूल्स बदला हमने कि डीजीसीए को पावर दिया कि आप डी रजिस्टर करो। बट वी ऑल शुड रियलाइज that the rules are a subordinate legislation. Law always is the primary legislation. So the शक्ति लॉ के साथ, अधिनियम के साथ जो मिलता है वो रूल्स के साथ मिलता नहीं है। पर उस समय का एक हालात निकला तो उसको सोचा कि इसका कुछ जुगाड़ निकाल के वो करते हैं, उसमें रूल्स में कर दिया। 2015 में उस समस्या का कुछ निकल गया। फिर 2016 में हमारी सरकार ने सोचा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी लेके आएंगे। जब कोई कंपनी बैंक्रप्सी हो जाती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कोड होना चाहिए। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आई, तो उस कोड में एयरक्राफ्ट्स भी था। तो उस सेंस में एयरक्राफ्ट्स कैसे डील करेंगे, अभी लेसोर का प्लेन है। अभी एक चीज हमें समझना है कि एयरलाइन अगर वापस पे नहीं करता बैंक्स को पैसे और डिफॉल्ट हो जाता है तो बैंक अगर प्लेन रखेगा, प्लेन जबकि इनका है ही नहीं, प्लेन तो किसी और के साथ लीज पे आया है। अब वो लीज जो जिसने दिया है वो दुखी होता होगा कि मेरा प्लेन उनके पास रुक गया। तो इस ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे समस्या उत्पन्न हुई जिनका समाधान निकालने की जरूरत बहुत बड़ी थी। और आईबीसी भी इस तरह के चैलेंजेस बीच में डाल रहे थे एयरलाइन लीजिंग इंडस्ट्री में। फिर 2019 में जैसे मैंने बोला जेट एयरवेज का प्रॉब्लम आया, जेट एयरवेज फिर निकल गया। जेट एयरवेज के समय जो लेसोर्स ने प्लेन दिए थे वो काफी उत्सुकता के साथ पहले ही उनको पता चला कि इस तरह के हालात हो सकता है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को इंप्लीमेंट होने से पहले, जब एनसीएलटी को मॉरेटोरियम देना था उससे पहले ही उन्होंने डी रजिस्टर करके प्लेन लेके चले गए। और फिर 23 में जब गो एयर आया, लेसोर इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है। लेसोर जिसके पास ओनरशिप है प्लेन का उसको मैं लेसोर बोल रहा हूं। और 2023 में गो एयर का एग्जाम्पल फिर आया। अब गो एयर जब हुआ तो गो एयर के समय एनसीएलटी थोड़ा सा और आगे आते हुए उन्होंने बोला कि अब कोई प्लेन कहीं कोई रजिस्टर नहीं होगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, और उसको इधर ही रखा, पूरे मॉरेटोरियम के साथ उनको बंधा रखा इधर ही। तो लेसोर के पास जिनको सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने प्लेन लीज पे दिया, उनको कुछ गलती नहीं थी पर उनको प्लेन नहीं मिल रहा था। पर ये सब क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लेसोर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब लेसोर इस तरह के हार्डशिप्स फेस करेगा अगर किसी को देने के लिए, तो इसीलिए एक केप टाउन कन्वेंशन का एयरलाइन एविएशन वर्किंग ग्रुप एक पूरे विश्व में बना हुआ है, जिसमें लगभग 400 एयरलाइन है, ओईएम्स हैं जो एयरक्राफ्ट्स को बनाते हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े एविएशन से रिलेटेड कंपनी, वो सब मिलकर एक ग्रुप बनाए, एयर एविएशन वर्किंग ग्रुप। और वो हर क्वार्टर में केप टाउन कन्वेंशन का कंप्लायंस एक इंडेक्स निकालते हैं, स्कोर निकालते हैं कि किस तरह से ये देश में क्या स्कोर है। और ये सारे इंसिडेंट्स होने के बाद उन्होंने देखा यहां पे तो लीजिंग करना बहुत मुश्किल है, यहां तो यहां के लोकल लॉस के वजह से तो हमारे एयरक्राफ्ट फंस जाएंगे अगर कोई पे नहीं कर पाए तो क्यों करें यहां पे बिजनेस। पर एयरक्राफ्ट तो हमें भी चाहिए यहाँ के एयरलाइंस के लिए। तो वो जब लेते हैं, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट ये कंप्लायंस का स्कोर कम हो गया, कितना कम हो गया, 50 तक आ गया नीचे। एंड टू कंपेयर दिस स्कोर विथ अदर कंट्रीज, सिंगापुर हैड अराउंड 92, यूएसए हैड अराउंड 90, न्यूजीलैंड हैज अराउंड 90, आयरलैंड हैज अराउंड 89। तो अगर ये स्कोर कम हो जाता है तो प्लेन लीज करने में हमारा जो प्रीमियम रहेगा वो बहुत बढ़ जाएगा।
और कितना हद तक बढ़ेगा, ये 8 से 10%, ये काफी लोगों ने इसके बारे में भी जिक्र किया था कि 8 से 10% तक इसका जो है ये लीजिंग का कॉस्ट बढ़ेंगे। और उस समय हमने एयर इंडिया, आकाशा, इंडिगो, यही है हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एयरलाइन, तो उनसे भी हमने पूछा क्या दिक्कत हो रही है लीजिंग इंडस्ट्री में। तो एयर इंडिया ने बोला, अपॉन द एनैक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन, the improvement in India's compliance score in AWG's outlook, making Indian airlines eligible for CTC discount, will significantly reduce leasing cost by approximately 8 to 10%. एयर इंडिया कह रहा अगर ये अधिनियम आ जाएगा तो हमें जो लीज लेने में हमारा जो स्कोर बढ़ेगा तो 8 से 10% कम हो जाएंगे। इंडिगो की यही है कि हो सकता है कि 15% तक कम हो जाए। आकाशा बोलता अगर ये नहीं है तो $15,000 पर महीने हमारे लीज के रेट बढ़ जाएंगे, और ये डॉलर के हैं, $15,000 के रेट, और एडिशनल 15 करोड़ US$ पर एयरक्राफ्ट उसका भी आगे देने की नौबत आएगी। तो ऐसा है कि अगर लीजिंग का स्कोर कम हो गया तो इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे जहां पे आपको लीजिंग करने में बहुत सारी दिक्कत होंगी। और इंडिया का ऐसा मार्केट है, अभी ज्यादातर डिस्कशन भी चल रहा था, कुछ तो सीमित थे बिल के संबंध में, और बाकी सब तो ज्यादा दो चीजें पे थे। एक तो है कि जहां पे एयरपोर्ट है वहां पे कनेक्टिविटी चाहिए, जितना अच्छा कनेक्टिविटी उतना अच्छा वहां एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी चाहिए, और दूसरा है कि एयरफेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इन दोनों का सबसे मूल समस्या यह है कि जितना डिमांड आज भारत में है उतने प्लेन्स नहीं है। तभी तो हमारे एयर इंडिया हो, इंडिगो हो, आकाशा हो या कोई और एयरलाइन हो, अभी 1700 प्लेन अभी ऑर्डर में है और बाकी है अभी आने के लिए। अभी इस तरह का डिमांड नहीं है तो क्यों ऑर्डर करेंगे ये लोग इतने सारे प्लेन? बिकॉज इंडिया हैज दैट काइंड ऑफ डिमांड, दे हैव ऑर्डर्ड अप टू 1700 प्लेन्स टुडे, एंड द रेट ऑफ विच द प्लेन्स आर कमिंग इनटू द कंट्री आर अप टू 5 to 10 ओनली, क्योंकि कोविड के बाद उसके सप्लाई चेन के उसके इश्यूज हैं, तो प्लेन बन के आने में बहुत समय लगता है। तो 1700 प्लेन्स अगर हम बोलें कि 5 से 10 हर महीने में आ रहे, तो ये 1700 कब तक आए? पर एयरलाइंस के मन में है कि इतना बड़ा डिमांड है, हमें इतने सारे प्लेन्स चाहिए। अब तुरंत अगर प्लेन्स हमें लाने पड़ेंगे तो लीजिंग ही एक मौका है कि लीजिंग का ही किसी के पास है तो तुरंत लेके आए। और लीजिंग का प्रीमियम आप इतना बढ़ा दोगे क्योंकि यहाँ पे संविधान उसके हिसाब से नहीं है, उसके लॉस इतने यहाँ पे प्रोटेक्टिव नहीं है, तो उसके लीजिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगे। कोई देने के लिए भी तैयार नहीं रहेगा, तो प्लेन्स उतने जितने चाहिए उतने आएंगे नहीं, और जो आएगा वो भी बड़े दाम पे आएगा। तो एयरलाइंस का तो जैसे आपको पता है वो तो बिजनेस का वो है, तो जैसे उसका वो लीजिंग कॉस्ट बढ़ेगा उसका वो तैरते 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 वो पैसेंजर पे ही पड़ेगा। अब फिर एयरफेयर्स का वही डिस्कशन चलता रहेगा। तो क्योंकि हमें एयरफेयर्स भी रीजनेबल रखने हैं और एयरक्राफ्ट के फ्लीट भी हमारे देश के अंदर बढ़ाना है, तो उसके सेंस में ये बिल हम लेके आए। और मैं सोचता हूं कि आप थोड़ा स्टोरी इसका समझ गए होंगे। तो इसका मेन कारण हमें ये बिल लेके आने के लिए इतना है कि हमें AWG ग्रुप में जो स्कोर है उसको हमें बढ़ाना था। 50 से अभी काफी 61 तक आया, पर अभी जैसे ही आप सब लोग विपक्ष भी काफी साथ दे रहे हैं, तो आप भी साथ देके इसको पारित कीजिए, तो पूरे विश्व में बहुत अच्छे से स्कोर हम भारत बना पाएंगे और हम भी ज्यादा से ज्यादा प्लेन तुरंत लेके आ पाएंगे। इसके बहुत सारे अच्छे वो हैं, जैसे कॉस्ट एफिशिएंसी मैंने बोला है, कम कॉस्ट में आप ज्यादा प्लेन लेके आ सकते हैं, तो बर्डन जो एयरलाइंस पे रहेगा वो कम होगा, और फ्लीट एक्सपेंशन जो है तुरंत कर सकते हो। इतना मैन्युफैक्चर करके जल्दी लाने में बहुत दिक्कत होगी, पर लीजिंग करते रहो तो जल्दी जल्दी आपके फ्लीट को आप और एक्सपैंड कर सकते हो। और ऊपर से एक है कि ये एयरफेयर्स का जो मैंने बताया है, और ऊपर से हमने केप टाउन कन्वेंशन को तो पहले ही सिग्नेटरी बन चुके हैं, और केप टाउन कन्वेंशन के जब ऑलरेडी आप एग्रीमेंट में हो तो अच्छा है उसको और सशक्त करके एक अधिनियम एक भी बनाए और इसके तहत हम आगे बढ़े। तो इस केस में मैं जरूर चाहूंगा कि जो भी यहाँ पे उपस्थित है सारे पूरी हाउस इसके अनुरूप में सब वो करें। तो जैसे कि ये पूरा बिल का विषय था, तो बिल जरूर हमें सबको पारित करना चाहिए, इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, जो कि पूरा इसका बेनिफिट अल्टीमेटली हमारे आम नागरिक को, पैसेंजर को भी मिलने वाला है। और हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर
वो बिल्कुल हवा हवा वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल सच करके हमने पिछले 7 साल में दिखाया है। और जो भी हमारे प्रतिमा मंडल जी हो या फिर यहाँ पे हो, ये सब आज एयरपोर्ट की मांग करते हैं और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की करते हैं। अगर आज भी ऐसे ही होता, ये एविएशन इंडस्ट्री या एयरलाइन की यात्रा अगर बड़े बड़े लोगों की होती तो और बड़े बड़े लोग उस शहर में रहते तो शायद मांगते कि 5 स्टार होटल यहाँ पे बनाए, पर वो नहीं मांग रहे। वो सब लोग मांगते हैं कि एयरक्राफ्ट चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, क्योंकि इन सब चाहते हैं कि आप तो आम नागरिक के लिए बात करते ना यहाँ पे, आप सब लोग चाहते हैं कि कॉमन मैन की बात यहाँ पे करें। तो आपकी भी आपने बात सुनी, आपने बोला कि एयरपोर्ट चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, नया एयरपोर्ट भी चाहिए। तो जरूर यहाँ सदन में जो भी उत्सुकता से बोलते हैं, आम नागरिक की बात होती है और सिविल एविएशन आज सबके मुंह से निकल रहा है, सबके मन से निकल रहा है, तो जरूर आम नागरिक चाहता है कि आज सिविल एविएशन का आगे बढ़ाए और एविएशन को बढ़ाए। और ये 10 साल में हुआ है। आपके विषय पे भी आएंगे, आपके विषय पे भी आएंगे। तो थोड़े बहुत जो अलग अलग उसमें किए हैं, नेवेली एयरपोर्ट का मांग किया था, नेवेली का लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, उनका अपना एयरपोर्ट है, वहां उड़ान स्कीम, और उड़ान स्कीम ऐसा रेवोल्यूशनरी स्कीम है हमारे देश में। काफी हमने एक एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस भी किया था, जहां लगभग 40 कंट्रीज के 40 देश के लोग भी यहाँ पे आए थे, और उस समय हमने उड़ान की उनको समझाया कि किस तरह से हमारे यहाँ पे ग्रोथ हुई और उसका कारण उड़ान था। तो सभी ने अप्रिशिएट किया कि इस तरह का स्कीम कोई देश कहीं पे नहीं चला पाया, आपने चलाया और इतना अच्छा कनेक्टिविटी आप दे पाए। और यहाँ पे हमारे गोपाल जी है दरभंगा के, दरभंगा में 2020 से पहले कभी किसी का सपना नहीं था कि वहां पे एयरपोर्ट बनेगा, और हमने इतना बढ़िया एयरपोर्ट उड़ान स्कीम के तहत दरभंगा में बनाया। आज दरभंगा में बिल्कुल खाली नहीं है और 14,000 करोड़ डाल के हम और नया टर्मिनल भी वहां पे बना रहे। और ऐसे उड़ान स्कीम के तहत हमने 88 एयरपोर्ट्स डेवलप किए हैं भारत में। 88 एयरपोर्ट से अब जहां पे भी हर स्टेट में कहीं ना कहीं उड़ान के तहत हमने एयरपोर्ट भी बनाया, और उड़ान के तहत हमने वायबिलिटी गैप फंडिंग देकर वहां पे कनेक्टिविटी भी शुरू की। और मैं मानता हूं कि अभी डिमांड जिस तरह से है कि और भी चाहिए, और ये आपकी जो चाहत थी, मैंने आपकी चाहत को आगे बढ़ाया और प्रधानमंत्री जी को भी बोला कि 10 साल तक जो था उड़ान का स्कीम, उसके तहत काफी हमने आगे बढ़ाया, पर अभी लोग चाहते हैं कि और इसको आगे बढ़ाए, और प्रधानमंत्री जी माने। और अभी जो फिलहाल बजट स्पीच में था, हमारे आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि आगे 10 साल के लिए भी उड़ान रहेगा, और आगे 10 साल में 120 नए डेस्टिनेशन भी भारत में हम बनाएंगे। और जो उत्तर पूर्वी है या हिल स्टेट्स है या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पे हेलीपैड का भी सुविधा वहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में करने वाले हैं। तो इस तरह का तो पंचमढ़ी का भी आ जाएगा, उधर इसी में कर देंगे। तो नेवेली का हमने बताया कि वहां पे 16 करोड़ खर्च करके उड़ान के स्कीम के तहत करा है, और उसका प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट है 31 जुलाई, और हम जरूर उसको पालन करेंगे और उसके तहत ही हम पूरा करेंगे। और वेलूर का एयरपोर्ट जो बार बार कहते हैं सरकार अच्छा नहीं लगता और हम अच्छे लगते हैं, अभी तो सरकार भी आपको अच्छा लगने लग जाएगा कि वेलूर एयरपोर्ट में 56 Vellore Airport, we have spent 56 crores. The only thing, the boundary wall is pending right now. Once the boundary wall is done, we will take due compliance, and by August 2025, we will make the airport operational. And there is already through Udan a route which is bid and ready to be operated. So we will push the airlines also to start the route immediately. So this is for Vellore Airport. और गोरखपुर में 24 आवर्स की बात की गई। गोरखपुर का ऐसा है, डिफेंस का एयरपोर्ट है और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफेंस का रहता है। जब डिफेंस से हम मांग कर सकते हैं, पर डिफेंस ऐसा है कि काफी उनका कॉन्फिडेंशियल उनका वो रहता है, सिस्टम रहता है। पर अगर वो सुविधा देते हैं सिविलियन ऑपरेशंस के लिए तो जरूर उसका आगे बढ़ाएंगे। और कुशीनगर की भी बात, कुशीनगर ऐसा एयरपोर्ट है जिसकी बात एक या दो नहीं, पूरे 10 सांसद करते हैं कुशीनगर की। और वैसे हमारे जगदम्बिका पाल जी ने भी कहा कि जो बुद्धिस्ट सर्किट है उसको मिलाने में बहुत जरूरत है। तो जरूर हम एयरलाइंस के साथ भी बात करेंगे कि जितना जल्दी हो सके कुशीनगर को
कुशीनगर, कानपुर और सभी बाकी जगहों को भी कनेक्ट करने के लिए हम उसका करें। और वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल में जो आपने बोला था कि कोलकाता के लिए दूसरे एयरपोर्ट का, वैसे आज देश का सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इस तरह के हालात हैं कि हर सिटी में दूसरा एयरपोर्ट बनाना जरूरी है। चेन्नई में जो है एयरपोर्ट, उसके अलावा आज परंदूर में एयरपोर्ट बन रहा है जो 60 किलोमीटर लगभग दूरी है। परंदूर एयरपोर्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी काफी तेजी से पुश कर रहे हैं। एंड देन वी हैव बैंगलोर में भी अभी वहां पे स्टेट गवर्नमेंट सोच रहे हैं कि एक और नया एयरपोर्ट बनना चाहिए। दिल्ली की बात करें तो जेवर बहुत ही करीब है एनसीआर के टेरिटरी के पास, वहां पे भी नया बन रहा है। और कोलकाता विच इज अनदर मेजर सिटी, तो कोलकाता का भी हमारा यही है कि वहां पे भी एक नया अच्छा सा एयरपोर्ट बनना चाहिए। पर प्रतिमा जी, आप तो बोल रहे थे कि सरकार से हमारे पास आया, पर हमने पूरे मंत्रालय में चेक कर लिया, पर सरकार से कोई निवेदन हमें नहीं आया कि दूसरे एयरपोर्ट के लिए। और हम चाहते हैं हम लोग 26 में सरकार बनाएंगे, फिर भेज देंगे आप। हम चाहते हैं, और ये मेरी तरफ से, एंड this is on the floor of the house, through the chair, through the member also, I am requesting the state government to take this very, very seriously, because Kolkata is one of the most historical and important cities in the country. We respect that city. We want the city to grow. We want the city to have better connectivity. Madam has asked for connectivity from this to Europe also, direct connectivity, let it be London or France, and we will be definitely trying for that. But what we need to do today is to cater for another airport. For that, land is required. Land is a subject of the state, and the state needs to move proactively into providing the land. As soon as we get an indication of the availability of land, we will support in creating another airport at this thing also. But since we are talking about Bengal, there is also Malda and Balurghat airport, which was taken by the state government to develop for training purposes. But no activity has been done for that also. So I would request through the state government to slightly push in creating some kind of infrastructure in Malda and Balurghat. If any support is required from our side, then you can definitely reach out to us in regard to us. And नागौर का हो या कोई और एयरपोर्ट हो, एक अंडरलाइंग स्टेटमेंट में बता देता हूं कि जहां पे भी अगर नए एयरपोर्ट्स बनने चाहिए तो ये, अच्छा मैंने शायद दरभंगा में 14,000 बोल दिया था। 1400 है, 1400 है। कई पत्र में अखबार में मना लिख दीजिए, 14,000 दे दिया। 1400 करोड़। तो जो नए एयरपोर्ट की काफी सारे रिक्वेस्ट आती हैं, लॉट ऑफ पीपल आस्क फॉर न्यू एयरपोर्ट्स ऑल्सो। Whenever a new airport is there, the system right now is that the state government requests the central government that we want to create an airport here, and from our Ministry of Civil Aviation and through the Airport Authority of India, we do a feasibility study if that site is okay to run an airport in the future or not. Once the feasibility is agreed upon, then we tell the state that you can proceed with procuring the land for that creation of the airport, and once the land is with the state government, the responsibility is with the state government to decide, do they want to construct the airport by themselves, or do they want to bid it to any PPP model, or do they want to give it to the AI central government so that they can build the model. So these three options are always available with the state. तो नागौर को भी मैं यही बोलूंगा कि स्टेट अगर पहले कहीं तय करे कि यहाँ पे ये जमीन लेकर हम एयरपोर्ट बनाएंगे, तो जरूर उसकी व्यवस्था किस तरह से होगी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और अगर कहीं पे स्ट्रिप्स है तो थोड़ी आसानी से वहां पे बन सकता है, तो पर उसकी भी फिजिबिलिटी स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रिप्स ब्रिटिश के समय बने हुए थे, और I'll come to ब्रिटिश के समय बने हुए थे। और आजकल ऐसा हो गया कि स्ट्रिप तो पड़ा है, पर स्ट्रिप के चारों ओर बड़े बड़े बिल्डिंग आगे होंगे, जहां पे मुश्किल हो जाता है कि फ्लाइट को उतरना या वहां से निकलना। तो इसलिए फिजिबिलिटी स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहां पे। तो जो भी जमीन होगी, या तो स्ट्रिप या ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड, कहीं पे भी अगर इस तरह के हम स्टडी कर पाए तो थोड़ी और क्लैरिटी हमें आ जाएगी कि वहां पे बन सकता है कि नहीं बन सकता। और जैसे मैंने कहा है, और मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड लर्नड मेंबर स्पेशली इन सिविल एविएशन, प्रेजेंट पायलट ऑल्सो, who carries lot of their MPs when they are going around, Honorable Rudy ji, and he has been working very strongly for the airport in Patna. Patna already has one airport in the capital city, and there is one in Beta which is being developed, but both are very limited in their operations because of the runway and the technical limitations that these have.
And that is why, even though it is an international airport, we are not able to have any wide body aircrafts run from there. So that is why Honorable Finance Minister in the recent budget has also announced that we are going to create another greenfield airport near Patna for international operations. And Ministry of Civil Aviation is committed to that, and we will definitely work out so that what you are trying to do, what the Ministry of Civil Aviation is trying to do, what the state government is trying to do, everything gets aligned, and the people of Patna will get a new airport for traveling internationally, and that through that we will continuously work towards it. And Kottayam, Shabarimala also was speaked about. मेरठ में भी करीब जहां तक मेरी जानकारी है 30-35 एकर्स की जमीन की जरूरत है. हम लगातार स्टेट गवर्नमेंट से संपर्क रख रहे हैं और जैसे ही वो मिल जाएगा तो जरूर उसका कुछ हल निकालकर जरूर बनाएंगे. हम भी चाहते हैं कि मेरठ में भी एक बने. और कोट्टायम के लिए जीओआई ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइट क्लियरेंस दे दिया है KSIDC को फॉर सेटिंग अप इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट. साइट क्लियरेंस भी हमने दिया था 13 अप्रैल 2023 में, और इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए जो एप्लीकेशन वहां से आना था वो अभी आए नहीं. तो ये मैं रिकॉर्ड में रखना चाहता हूं कि ये प्रोसेस में यहाँ पे है. और काफी सारे और चीजें भी हुई है, और मैं देखता हूं कि शबरीमला ओनली, आई जस्ट टोल्ड शबरीमला ओनली वी हैव सेंट साइट क्लियरेंस, बट इन प्रिंसिपल अप्रूवल विच इज सपोज टू बी coming from the state government, we have not received that yet. And SAF is one important aspect. SAF we also want to push. SAF के लिए है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ये ग्रीनर वे ऑफ जनरेटिंग फ्यूल है, क्योंकि काफी चर्चा इस पे भी होती है. जो एग्जिस्टिंग ATF है उससे प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, और ये ऊपर ही ऊपर रहता है, तो उसके कारण एयर पोल्यूशन भी काफी ज्यादा होता है. इंटरनेशनली बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया है. ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम दावोस भी गए थे, उसमें पार्टिसिपेट किया, तो वहां पे भी जो भी सेमिनार, जो भी समिट हम अटेंड कर रहे थे, उसमें पूरी बात सैफ की ही हो रही थी. और वहां पे भी हमने बोला कि इंडिया कमिटेड है अपने प्लैनेट को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए. जरूर हम आगे आते हैं और काफी सारे काम 10 साल में हमने किया है, और एविएशन के तहत भी हम आगे बढ़ाएंगे. और एक नंबर अगर मैं बता दूं कि लगभग 80 एयरपोर्ट्स, हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं कंट्री में, पूरे सोलर एनर्जी के बेसिस पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे आज चलते हैं. फुल 100% चलते हैं 80 एयरपोर्ट्स तक. और अभी आगे इसी महीने, इसी साल के अंदर, बाय द एंड ऑफ 2025 वी वांट टू क्रॉस 100 एयरपोर्ट्स ऑल्सो. तो इस सस्टेनेबिलिटी में भी काफी काम कर रहे हैं. पर ये जो मैंडेट हमने कॉर्सिया का एग्री किया है कि 1% फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल जो रहता है, उसका 1% ऑफ फ्यूल हम सैफ मिलाएंगे. और सैफ में ये चैलेंज है कि अभी जो है फिलहाल जो इंटरनेशनल ट्रैवल की रिक्वायरमेंट है 250 करोड़ लीटर्स ऑफ ATF, और इसका हम अगर 1% करेंगे तो 2.5 करोड़ लीटर्स. तो ये 2.5 करोड़ लीटर्स जनरेट करने के लिए भी जो प्लांट्स चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, अभी से शुरू करेंगे तो तब बनेंगे. तो वी ऑल्सो वांट टू एनकरेज द मार्केट टू कम मोर इनटू दिस. गवर्नमेंट इज प्रोएक्टिवली लुकिंग इनटू दिस. This is in coordination with Ministry of Civil Aviation and Ministry of Petroleum and Natural Gas. हरदीप सिंह पुरी जी वो तो इधर भी रह चुके हैं, यहाँ के भी मंत्री रह चुके, तो मेरे से ज्यादा समझ है उनको. दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं कि सैफ को इंडिया में और एंकरेज करें. इसमें एक चैलेंज, क्योंकि काफी उत्साह रखते हैं इस संबंध में, मैं बता दूं कि ये सैफ को सर्टिफाई कौन करेगा. और हम तो अपना बनाए, क्योंकि ये जाएगा एयरक्राफ्ट में, और एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं है कि एयर इंडिया हो या फिर इंडिगो हो. एयरक्राफ्ट तो हो सकता है एयर फ्रांस का हो, एयर फ्रांस का बोलेगा मेरे को फ्रांस वाला सर्टिफाई करे कि ये सैफ है, और कोई ब्राजील का बोलेगा कि मैं अपने तरह से सर्टिफाई करूंगा ये सैफ के कि नहीं, मेरे इंजन में जा रहा है. तो सर्टिफिकेशन जो इंटरनेशनल प्रोसेस है वो भी थोड़े से डिस्कशंस में है कि किसको कौन सर्टिफाई करेगा, और कहां के सर्टिफाई लोकेशंस होंगे और किस टेक्नोलॉजी से बनेंगे. पर एक सही ये चीज जो है सैफ के तहत, सैफ का जो रॉ मटेरियल जो यूज करते हैं, जो फीड स्टॉक यूज करते हैं, जो फार्मर प्रोड्यूस हो या फार्मर का वेस्ट हो या कुकिंग ऑयल का वेस्ट हो, इस सब से यूज करके हम सैफ बना सकते हैं. तो आगे जाकर जैसे ये टेक्नोलॉजी हमारे अच्छे होती जाएगी, तो जरूर इसकी सुविधा एक तो फार्मर्स को भी मिलेगी, और सैफ का कॉस्ट भी अगर कम होगा. अभी तो फिलहाल सैफ का कॉस्ट ATF के कॉस्ट से बहुत ज्यादा है. तो इसलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम एंकरेज कर रहे हैं. जरूर अगर इसमें और काफी सक्सेस हासिल करना है तो प्राइवेट इंडस्ट्री को भी आगे आना है. हमने अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से भी एक वर्किंग ग्रुप बनाया, और बार हर क्वार्टर में इसका एक वो भी कर रहे हैं. और हम चाहते हैं कि मार्केट में भी ये बात जाए कि हम सरकार की तरफ से सैफ को बढ़ा रहे हैं, ताकि और उत्सुकता से साथ इसके अंदर आए. और ऐसे काफी सारे विषय हैं, मैं हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स मिस कर गया हो.
बट ज़रूर मैं अवेलेबल रहता हूँ हर सेशन के टाइम पे, या सेशन ना हो तब भी मैं अवेलेबल रहता हूँ। कोई भी बात हो तो ज़रूर मेरे तक पहुँचाएं। मुजफ्फरपुर, बिहार और इंदौर के नए टर्मिनल, मेरे को लगता है ये अपने गैलरी से नहीं पीछे से ही आ रही है। यही से आ रहा है। ये सब सप्लीमेंट्री हो गया। हर चीज पे एक चीज और बता दूं कि जो भी रिक्वेस्ट मेरे पास आता है, पत्र के रूप में हो या पर्सनली कोई बात कहते हो या फोन पे भी अगर कोई विषय हो, right from having a problem when they are going and traveling in the aircraft or their airport or air connectivity or anything related to civil aviation, definitely I put in my 100% effort so that I can give that priority to all the members of the parliament. I have been a member of parliament for last 10 years. I know what they go through. I know what kind of challenges they have. So I am truly there with all the issues that you present to me, and each and everything is duly noted. We do the due correspondence. Even if it is a small issue also, we take very big importance to it, and I make sure that you get the reply in due time, or you get the correct idea, information कि हम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से क्या कर रहे हैं, और ये लगातार चलता रहेगा। हम सब मिलकर ये सिविल एविएशन को और आगे बढ़ाना है। इसी तरह आप जिस तरह से सपोर्ट दे रहे हैं उसका सपोर्ट आगे भी देते रहे। सिविल एविएशन एक ऐसा होने वाला है जिस ओनली बाय लुकिंग एट द प्लेन्स दैट आर कमिंग, मैंने बोला 1700 तक अभी ऑर्डर है। एक प्लेन के लिए करीब 15 to 20 पायलट चाहिए अगर उसके रूट सारे करने हो तो अगर 15 to 20 कर रहे हैं और 17,000 करने हैं तो लगातार 30 से 30 to 34,000 पायलट्स ही चाहिए होंगे ये नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। और हम कितना जनरेट कर पा रहे हैं? एवरी ईयर सीपीएल लेते हैं, करीब 1600 लोग सीपीएल कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेते हैं। तो इस तरह करते जाएंगे तो हमें एफटीओस के भी, फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, और फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हम बनाने के लिए भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। और एक अच्छा आइडिया था कि जहां पे पट्टी हो, सिर्फ पट्टी हो, वहां भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस खोले। तो इस तरह की कोशिश भी हमारे मंत्रालय से हम कर रहे हैं। एक तो ये पायलट्स भी हमें जनरेट करने पड़ेंगे, पायलट्स के साथ साथ इसमें जो ट्रेनिंग लगता है, इतने सारे वर्टिकल्स रहते हैं एयरपोर्ट में। एक अंदाज के लिए एक नंबर अगर मैं बता दूं, करीब हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है, जीएमआर एयरपोर्ट, हैदराबाद की जिस तरह से आज कनेक्टिविटी है, हैदराबाद एयरपोर्ट में ही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लगभग 8 लाख लोग काम करते हैं वहां पे। 8 lakhs ऑफ पीपल वर्किंग इन जस्ट वन एयरपोर्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आपके पार्किंग हो गया, उबर जैसे वो टैक्सी का हो गया, फिर सिक्योरिटी हो गया, अंदर जाते ग्राउंड हैंडलिंग हो गया, कंसेशनर हो गया जहां चीजें बेचते हैं, और उधर टेक्निकल टीम हो गई, पायलट्स हो गए, क्रू हो गई। और आप देखते देखते आप देखेंगे कि इतने सारे वर्टिकल्स हैं और करीब 8 लाख पीपल वर्किंग इन वन एयरपोर्ट। तो ये एयरपोर्ट ऐसा ही चीज नहीं है कि एक इधर से उधर घुमाने की चीज है, ये एक इकोनॉमिक जनरेटर है, एक एक्टिविटी जनरेटर है, जॉब क्रिएटर है। तो जरूर सबका ये प्रयास रहना चाहिए कि अपने अपने जगहों पे अगर जमीन है, अगर उस तरह का वो अपॉर्चुनिटी है, तो जरूर आप लोकल गवर्नमेंट के साथ भी काम करके एक एयरपोर्ट खोलने का जरूर वो प्रयास करें। वो आज के लिए नहीं, अगले 10 साल 20 साल में जरूर आप सबको वो काम आने वाला है। तो इसी के साथ मैं अपने भाषण खत्म करना चाहूंगा और सबको फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिस तरह से आप सबने मेरे लिए पूरी तरह से आशीर्वाद दिया और पूरी तरह से समर्थन किया। और मैं चाहता हूं कि इसको बिना कोई ऑपोजिशन के साथ इसको पारित किया जाए। थैंक यू। Clarification after Honorable